प्रश्न हमेशा पूछता है कि होम विजिट के मतलब क्या होता है और होम विजिट के सिद्धांत बताइए, प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट। तो चलिए इसके सिद्धांत को, उद्देश्य को, टोटल चीज़ें को देखेंगे, ठीक है। आगे चलिए चलते हैं, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि होम विजिट होता क्या है। होम विजिट नाम से स्पष्ट है, होम विजिट मतलब घर दर्शन, मतलब नर्स के द्वारा, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स के द्वारा अपने समुदाय में घर घर जो है लोगों के जन स्वास्थ्य का जो है पता लगाना, स्वास्थ्य के बारे में जो है हर एक चीज़ के बारे में जो है पता लगाना, आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करना, ठीक है। मतलब जो भी समस्या है वह घर घर जाकर पता लगाती है, उसके आवश्यकताओं को जो है पता लगाती है, किसके, जन समुदाय में परिवार के लोगों को घर घर जाकर उसके आवश्यकता क्या है, उसके स्वास्थ्य से संबंधित समस्या क्या है, इन सभी का पता लगाती है और साथ में जो भी जरूरी दिशा निर्देश हो वह प्रदान करती है। यही गृह मुलाकात होम विजिट होता है। गृह मुलाकात जन स्वास्थ्य का जो है परिचर्या का, जन स्वास्थ्य नर्स का परिचर्या का रीढ़ की हड्डी जो है कहलाता है। तो याद रखिएगा, ठीक है। गृह मुलाकात समझ गए। नॉर्मल समझिए कि एक कम्युनिटी में जो काम कर रही नर्स है वह घर घर जाकर लोगों के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेगी, परिवार के बारे में स्वास्थ्य की जानकारी लेगी, उनको क्या और आवश्यकता है किन चीज़ों का उसका पता लगाएगी, ठीक है। और साथ में इन सभी चीज़ों का पता लगाने के साथ वह आवश्यक दिशा निर्देश भी इससे जुड़ी हुई इंस्ट्रक्शन भी लोगों को देगी, ठीक है। स्वास्थ्य शिक्षा भी दे सकती है, विभिन्न चीज़ों के बारे में जो है जानकारी प्रदान कर सकती है घर घर जाकर। तो यही जो है होम विजिट होता है, ठीक है। तो यही, और होम विजिट को हम लोग जो है गृह मुलाकात को जो है जन स्वास्थ्य के परिचर्या का रीढ़ कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे देखते हैं। गृह मुलाकात उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विजिट। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ होम विजिट का मतलब होता है कि गृह मुलाकात का उद्देश्य, ठीक है। गृह मुलाकात का उद्देश्य, गृह मुलाकात का उद्देश्य जो है निम्नलिखित है। कौन कौन से उद्देश्य है, चलिए शुरू करते हैं। उद्देश्य के मतलब ही होता है कि किस पर्पज से ये चीज़ें हैं, मतलब किस उद्देश्य से। तो चलिए देखते हैं। परिवार के सदस्यों की स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को जो है पता लगाना। अब ये जो पॉइंट 3-4 पॉइंट दिया है ना, आप यहाँ पे समझ जाइएगा कि होम विजिट के अंदर क्या क्या होता है, क्या क्या जो है नर्स कर सकती है, ठीक है। तो वही उद्देश्य हो जाएगा। तो परिवार के जितने भी सदस्य हैं उसके स्वास्थ्य से संबंधित जो भी समस्या है, उससे जुड़ी हुई जो भी आवश्यकता है उसके बारे में पता लगाती है नर्स घर घर जाकर, ठीक है। तो एक उद्देश्य ये हो गया, इसलिए होम विजिट जरूरी है। दूसरा है परिवार के सदस्यों की समस्याओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार घरेलू वातावरण में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना। अब घर घर जाकर पेशेंट को केंद्र पर नहीं आना हो रहा है, ना हॉस्पिटल आना हो रहा है, खुद नर्स जन समुदाय में लोगों को घर घर जाकर बता रही है। तो इससे होगा क्या कि परिवार के सदस्यों के जो भी समस्या है, जो भी आवश्यकता है, उनके अनुसार उनके घरेलू वातावरण में ही स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान हो जाएगा। तो यह भी जो है उद्देश्य है कि उसके घरेलू वातावरण में ही स्वास्थ्य सेवा प्रदान करना। इस उद्देश्य के साथ में भी होम विजिट है, ठीक है। अस्पताल तथा स्वास्थ्य केंद्र से मरीज डिस्चार्ज के पश्चात आवश्यक अनुवर्ती उपचार फ्लो अप प्रदान करना। अब होता यह है कि मरीज कहीं भर्ती रहता है किसी हॉस्पिटल में, सरकारी वगैरह कहीं पे, तो होता यह है कि जब ठीक हो जाता है तो दवाई वगैरह देकर पेशेंट को जो है रिलीज कर दिया, डिस्चार्ज कर दिया जाता है अस्पताल से। तो वो पेशेंट घर पर चला जाता है। तो ऐसे में उन पेशेंट का जो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज है, ठीक है, छुट्टी प्राप्त है, उसको जो है लगातार फॉलोअप, मतलब उससे देखभाल की ज़रूरत होती है। तो ऐसे में नर्स जो है उसे यह फॉलोअप प्रदान करती है उसके घर पर ही जाकर। तो यही हमारा जो है क्या हो गया, समझ गए ना। अब चौथा पॉइंट है समान रोगों का निदान, मतलब नॉर्मल रोगों का निदान करना, उपचार के साथ साथ जन समुदाय को मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य, टीकाकरण, परिवार नियोजन सेवाएं प्रदान करना। अब चौथा पॉइंट कहता है कि नर्स जो है एक नॉर्मल रोग, जो हल्का फल्का रोग है, उसका डायग्नोस्टिक भी करती है, निदान भी करती है, उपचार भी करती है, और इसके साथ साथ में मातृ और शिशु स्वास्थ्य का भी देखभाल ध्यान रखती है, जिसमें टीकाकरण के लिए, परिवार नियोजन के लिए जो है वह लोगों को बताती है, सेवा प्रदान करती है, घर घर जाकर बताती है कि टीका लगवाइए, ठीक है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के बारे में जो है वह जानकारी देती है, उसी में आता है टीकाकरण के बारे में, परिवार नियोजन के बारे में बताती है। तो ये सभी सेवा घर घर जाकर वह जो है देती है, साथ में कुछ समान रोग का निदान वह उपचार भी करती है, ठीक है। ये हो गया। आगे है वह स्वास्थ्य शिक्षा भी देती है। तो इसका अगला उद्देश्य क्या है कि वह जो है घर घर जाकर लोगों को होम विजिट के तहत वह स्वास्थ्य शिक्षा भी देने का काम करती है। तो अगर आपसे होम विजिट का उद्देश्य पूछेगा तो यह 5 पॉइंट लिख दीजिएगा। मेन पॉइंट मैंने लिख दिया है। अगर और चीज़ जो है आप लिखना चाहते हैं तो आप 6ठा 7वां 8वां पॉइंट में लिख सकते हैं। कैसे कि आपको बताना है कि एक नर्स जो कम्युनिटी में काम कर रही है वह घर घर जाकर लोगों को, परिवारों को और क्या क्या चीज़ें, इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें, 5 तो लिखिए
लिख ही दिए हैं। इसके अलावा भी अगर आपके दिमाग में आता हो तो आप लिख सकते हैं उद्देश्य, ठीक है, कि किन पर्पज के साथ होम विजिट है, क्यों शुरू किया गया, तो यही उद्देश्य बन जाता है। ठीक है, चलिए अब आता है मोस्ट वीवीआई प्रश्न। मोस्ट वीवीआई आपसे 5 नंबर में हमेशा पूछा जाता है कि प्रिंसिपल ऑफ होम विजिट, गृह मुलाकात के सिद्धांत को बताइए। तो चलिए गृह मुलाकात के सिद्धांत को देखते हैं। देखिए सिद्धांत के मतलब क्या होता है, ऐसा ये सब के कोई ऐसा नहीं है कि हाँ इस सब के लिए फिक्स 8 लाइनें हैं या 6 पॉइंट है, उसको याद कर लेंगे तो सिद्धांत हो जाएगा। नहीं, सिद्धांत जहाँ फिक्स होता है वहाँ पर फिक्स होगा, वहाँ पर बता दिया जाएगा। तो वहाँ पर 2-4 पॉइंट ही रहता है तो फिक्स वाला रहेगा सिद्धांत। लेकिन जहाँ पर सिद्धांत फिक्स ना हो वहाँ पर आपको अपना दिमाग लगाकर लिखना होता है। जैसे हमें कोई भी चीज़ के लिए सिद्धांत अगर पूछे तो हम ये दिमाग में रखेंगे कि इस चीज़ के लिए बेस्ट बातें, बेस्ट चीज़ें कौन कौन सा चीज़ें हो सकता है जिसको आप जो है अपने ध्यान में रख सकते हैं इसको करते वक्त, तो उसी चीज़ को लिख देंगे तो उसका सिद्धांत हो जाएगा। सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि आप किन किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कार्यों को करेंगे, तो ही सिद्धांत होता है। सिद्धांत का मतलब ही होता है कि बातों को फॉलो करते हुए काम को करें, एक सिद्धांत को पकड़ते हुए। तो वही जो है होम विजिट के जो नर्स है उसमें होम विजिट करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेगी और वही जो है सिद्धांत होता है। देखिए गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए, और जो बात यहाँ पर लिखा गया है हम बताएंगे वो बातें को आपको भी लिखना है, तो वही सिद्धांत हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए पहला पॉइंट है गृह मुलाकात लोगों की आवश्यकता के अनुरूप होनी चाहिए। अब जिस भी परिवार, जिस भी घर में आप जा रहे हैं होम विजिट के तहत एज ए कम्युनिटी हेल्थ नर्स, तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो भी आवश्यकता है, जो भी चीज़ें होगा वह जो है लोगों के अनुरूप होगा, लोगों के आवश्यकता के अनुरूप होगा। ऐसा नहीं कि फालतू में आप देने लगिएगा, जो आवश्यकता नहीं है वह भी चीज़ें शुरू कर दीजिएगा, तो यह गलत है। ठीक है, इससे टाइम की बर्बादी होगी। दूसरा है गृह मुलाकात के उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए। अब जब भी आप काम करते हैं कोई भी काम, तो उसका एक गोल, एक फिक्स होना चाहिए, एक उद्देश्य जो है स्पष्ट होनी चाहिए कि आप किस उद्देश्य के लिए जो है मरीज को देखभाल कर रहे हैं। तो गृह मुलाकात का उद्देश्य जो है स्पष्ट होनी चाहिए। उसकी योजना इस प्रकार बनानी चाहिए कि स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। अब गृह मुलाकात जो भी नर्स करने चलती है, अपने क्षेत्र में लोगों से मिलने चलती है, तो उसको एक बात का ध्यान हमेशा रखना चाहिए कि उससे पहले अपना गोल जो है स्पष्ट होनी चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होनी चाहिए कि आज वह होम विजिट में क्या चीज़ को रखने वाली है। तो इस प्रकार योजना बनानी चाहिए कि वह स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। मतलब ऐसा आप प्लानिंग कीजिए जिससे जो भी लोगों का आवश्यकता हो वह आवश्यकता पर आप खड़े उतरे और उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण किया जा सके। ऐसे योजना बनाइए और ऐसे उद्देश्य को स्पष्ट करके रखिए। ठीक है, तो दूसरा बात ये हो गया। तीसरा है कि गृह मुलाकात के नियोजन, अब यहाँ पर मैं क्लियर बता देता हूँ कि 1, 2, 4 लाइन जो आप देख रहे हैं ना, यह मैं यहाँ पर लिखा हूँ, लेकिन आपको जब लिखने की बात हो तो 2 नंबर वाला को 1 में, 7 नंबर वाला को 2 में और 5 नंबर वाला को 3 में आप अपने हिसाब से भी जो है सीरियली करिए। जो जैसे याद आता है उसको सीरियल अपने से देते जाइए, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि इसके बाद यही लिखना है। ठीक है, उसके बाद है गृह मुलाकात को नियोजन एवं क्रियान्वयन के दौरान जाति, धर्म, लिंग, स्तर, शैक्षणिक अवस्था आदि का भेदभाव नहीं रखना चाहिए। अब हम जाते हैं या आप एज ए नर्स आप किसी परिवार के बीच जाइएगा, किसी लोगों के बीच जाइएगा होम विजिट में, तो आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ना आपको किसी के जाति देखकर, ना धर्म देखकर, ना लिंग देखकर, ना आर्थिक स्तर देखकर, ना शैक्षणिक स्तर देखकर जो है आपको उसका जो है लाभ देना चाहिए। आपको ये सब बिल्कुल नहीं देखना चाहिए। बिना किसी भेदभाव को आपको जो है काम करना चाहिए होम विजिट के तहत। ठीक है, आगे है गृह मुलाकात के समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा समुदाय तथा परिवार के बारे में जानकारी एकत्र करना, अर्थात परिवार के आकार, व्यवसाय, आय, धर्म, संसाधन, रीति रिवाज और संस्कृति के बारे में जानकारी एकत्रित की जाती है। अब जब नर्स को, एक सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को एक बात ध्यान रखना चाहिए कि जब भी वह कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में काम कर रही हो तो उससे चाहिए कि वह अपने समुदाय के बारे में, जो भी परिवार में जो भी समुदाय है या जो भी परिवार में वह जाति है उसके बारे में कंप्लीट जो है डाटा को कलेक्शन करे, यानी जानकारी को एकत्रित रखे। जैसे अगर परिवार में जाती है तो परिवार के आकार कितना है, कितना उसमें सदस्य है, उसका व्यवसाय क्या है, उसका आय का स्रोत कहाँ से है, उसका धर्म, संसाधन, रीति रिवाज क्या है, संस्कृति से कैसे ताल्लुक़ रखता है, तो यह सब उसको जो है नर्स को पता करना चाहिए। ये सब जो है इकट्ठा करके रखना चाहिए। ठीक है, लेकिन जब हमें इसका उपचार करना हो, आवश्यकताओं को पूरा करना हो, तो हम इन सभी चीज़ों पर कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। 5वां में है सुरक्षित तकनीक विद्याओं का परिचर्याओं का प्रयोग करना चाहिए। अब जो नर्स है वह ट्रीटमेंट करेगी, देखभाल करेगी होम विजिट में, तो नर्स को हमेशा जो है सिक्योरिटी जो होता है, सिक्योरिटी टेक्निक जो है, सुरक्षित तकनीक जो है, इसकी विद्याओं का जो है इस्तेमाल प्रयोग करना चाहिए जिससे पेशेंट को जो है कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो सुरक्षित विद्याओं का प्रयोग करना चाहिए।
छठा है, गृह मुलाकात के दौरान सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों पर अनावश्यक दबाव नहीं बनाना चाहिए, न ही उनको ठेस पहुंचाने वाला कार्य करना चाहिए। अब गृह मुलाकात करते समय नर्स को चाहिए, सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को ये चाहिए कि वह किसी भी परिवार के सदस्य हो उस पर कोई कोई दबाव नहीं डालना चाहिए, कोई अनावश्यक दबाव से नहीं डालना चाहिए, दबाव डालने से बचना चाहिए, और न ही उनको कोई ऐसा कार्य करे जिससे उनको परिवार में किसी को ठेस पहुँचे। ठीक है, तो नर्स को इन सभी चीज़ों को ध्यान रखना चाहिए कि अनावश्यक दबाव से बचना है और ऐसा कार्य ना करे जिससे कि ठेस पहुँचे परिवार में किसी सदस्य को। ठीक है। सातवां है माय डियर, गृह मुलाकात का सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है, अतः परिवार के सदस्यों को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। माय डियर, गृह मुलाकात जो है स्वास्थ्य शिक्षा के लिए बहुत ही एक उपयुक्त जो है आपके देखभाल होता है। होम विजिट के अंतर्गत जो है परिवार के प्रत्येक सदस्यों को या परिवार के जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने का एक अवसर जो है प्रदान करता है। होम विजिट में चाहे तो एक परिवार को सभी सदस्यों को एक साथ चीज़ें के बारे में बता सकते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा दे सकते हैं। ठीक है, और यही जो है कहता है कि अतः उसे परिवार के सदस्यों के उसकी आवश्यकता के अनुसार स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तो गृह मुलाकात जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को एक जो है बेहतर जो है स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने के लिए अवसर प्रदान करता है कि जाइए घर घर जो है होम विजिट के दौरान स्वास्थ्य शिक्षा भी दीजिए। अतः आवश्यकता के अनुसार जो है परिवार के सदस्यों को स्वास्थ्य शिक्षा दी जानी चाहिए। तो यह हो गया 7वां पॉइंट। 8वां है, गृह मुलाकात की उचित रिकॉर्डिंग एवं रिपोर्टिंग रखनी चाहिए। अब जो भी गृह मुलाकात करते हैं होम विजिट, तो उसका आप कितना काम किए हैं, किस परिवार में क्या ट्रीटमेंट दिए हैं, क्या देखभाल दिए हैं, क्या जो है अपना काम किए हैं, इसका रिकॉर्ड और रिपोर्ट जो है सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स को तैयार करके ज़रूर रखना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें हो गया। आप 8 पॉइंट मैंने यहाँ पे बता दिया, जो 8 पॉइंट में जो अच्छे बातें था मैंने यहाँ पे लिख दिया ध्यान में रखते हुए नर्स के हिसाब से। लेकिन आप चाहते हैं कि नहीं हम और सारा पॉइंट को यहाँ पे अभी लिख सकते हैं, हमारे अंदर है हिम्मत, तो 8 के बाद 9वां पॉइंट से और शुरू कीजिए आप, जो एक नर्स को ध्यान में रखते हुए लिखिएगा कि जो है नर्स क्या क्या ध्यान में रखेगी होम विजिट करते समय। जो ऊपर के इन 8 पॉइंट में मैं नहीं बताया हूँ उस चीज़ को और डील कीजिए। ठीक है, ये चीज़ें हैं, समझ रहे हैं, तो आप अच्छे से इसको लिख दीजिए। ओके, चलिए अब यहाँ पे देखिए टोटल का इंग्लिश दिया गया है। आप होम विजिट क्या है, होम विजिट के सिद्धांत, होम विजिट के उद्देश्य लिखना हो तो आप यहाँ से इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पर तक 8 पॉइंट तक है, 8 पॉइंट तक यहाँ पे दिया गया है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन और अच्छा है, 5 नंबर में पूछ सकता है बैग टेक्निक। ठीक है, बैग टेक्निक क्या है, बैग टेक्निक के उपयोग को बताएं। ठीक है, तो बैग टेक्निक क्या होता है, चलिए मैं बताता हूँ कि बैग टेक्निक आखिर होता क्या है। ठीक है, चलिए देखिए, बैग टेक्निक, बैग जो है चमड़े, कैनवास तथा हल्की धातु का बना हुआ होता है, जिसे सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स गृह मुलाकात के समय अपने साथ रखती है तथा परिवार में आवश्यकता अनुसार नर्सिंग देखभाल जो है प्रदान करती है। ठीक है, अब यही वह बैग है जो बैग टेक्निक के मतलब होता है कि तकनीक। ठीक है, लेकिन बैग तकनीक क्या है, तो बैग तकनीक एक चमड़े के बना हो सकता है या कैनवास का बना हो सकता है या फिर हल्की धातु कोई बना होगा यह बैग। और यह बैग जो है गृह मुलाकात करते समय जो सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स होती है वह अपने पास रखती है और परिवार को आवश्यकता अनुसार नर्सिंग देखभाल प्रदान करने में यह बैग तकनीक काफ़ी उपयोगी साबित होता है। ठीक है, तो इसके बाद जो है आवश्यकता अनुसार नर्सिंग देखभाल प्रदान करती है, आप आगे लिख दीजिएगा, टाइपिंग छूट गया है। ठीक है, तो ये बैग टेक्निक है। देखिए अब यही एक बैग है, हो सकता है ये कैनवास का बना हो सकता है ये चमड़ा का बना हो, या हो सकता है यह कोई हल्की सी धातु का भी बना हो सकता है। ठीक है, तो यह एक बैग होता है, बैग बना है, जिसका इस्तेमाल जो अभी आप ऊपर होम विजिट देखे हैं ना, उस होम विजिट करते समय सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स जो है अपने पास इस बैग को रखती है। अब इस बैग में जितने भी फर्स्ट एड के किट होते हैं ना, दर्द वगैरह के गोली, ठीक है, ड्रेसिंग वगैरह करने का पट्टी वगैरह, ठीक है, एंटीसेप्टिक सोल्यूशन वगैरह, सीजर वगैरह, ये सब जो है फर्स्ट एड का किट जो है इस बैग में टोटल रखा होता है और इसको इस्तेमाल आता है होम विजिट देखभाल करते समय। ठीक है, तो देखते होइएगा आप लोग कि गांव में जो डॉक्टर होते हैं, प्रैक्टिशनर, सॉरी डॉक्टर नहीं, वो होते हैं गांव के जो प्रैक्टिशनर सब होते हैं, देखते होइएगा एक बैग में थोड़ा सा दवाई रखेगा, एक आध इंजेक्शन रख लेगा। ठीक है, और चल देगा अपने, ठीक है ना, तो प्रैक्टिशनर सब बैग रखा होता है और चल देगा अपने क्षेत्र में। ठीक है, और इसी बैग के थ्रू इलाज करता है। किसी के घर में अगर किसी को प्रॉब्लम हो जाए तो घर वाला बुलाता है, तो देखते होइएगा इसी प्रकार के बैग रखा रहता है और उस बैग में ट्रीटमेंट के लिए जो है सभी चीज़ें रखा होता है। तो इसी प्रकार से नर्स भी जो है अपने साथ बैग लेकर घूमती है, जो बैग जो है बैग टेक्निक के तहत जो है रहता है यही बैग। ठीक है,
तो बैग टेक्निक को समझ गए। अब देखिए बैग टेक्निक को जो है आप लोग देख लीजिए क्या पूछा है यहाँ पे। बैग टेक्निक का आपको यहाँ हमको बताना है क्या चीज़, उपयोग, ठीक है, उपयोग को स्पष्ट करना है, ठीक है। तो देख लीजिए सबसे पहले कुछ चीज़ें हैं, इसको आप लोग समझ लीजिए। अभी हम लोग बैग टेक्निक्स के बारे में ही देख रहे हैं कि बैग टेक्निक्स जो है कैसे जो है क्या होनी चाहिए। देखिए बैग कैनवास, ठीक है, बैग जो है कैनवास, चमड़ा या हल्की धातु का बना होना चाहिए। सबसे पहले बैग को आपको जो है कैनवास का, चमड़ा का या हल्की कोई धातु का बना होनी चाहिए, ओके। दूसरा है यह वजन में हल्का होना चाहिए ताकि कंधे पर लटका कर देर तक गृह मुलाकात करने में आसानी हो। माय डियर, बैग गृह मुलाकात में जो बैग हो, बैग टेक्निक, इस बैग टेक्निक में बैग ऐसा होना चाहिए जो हल्का हो, जिसको ज़्यादा देर तक जो है रखने पर जो है लटकाने पर ज़्यादा दिक्कत ना हो और आसानी से वह जो है गृह मुलाकात करते समय आसानी हो, ठीक है। तीसरा है कि बैग के अंदर रखा हुआ सामान जीवाणु मुक्त होना चाहिए। अब बैग के अंदर जो भी आप सामान रखे हैं, जो भी सीजर हो गया, जो भी एंटीसेप्टिक घोल हो गया, कुछ भी सामान जो ट्रीटमेंट के लिए है वह बिल्कुल जो है जीवाणु मुक्त होनी चाहिए, मतलब संक्रमण मुक्त होनी चाहिए। तथा बैग के बाहरी ओर नोटबुक, नाप का फीता, अखबार या प्लास्टिक शीट, तौलिया, साबुनदानी में साबुन, नाखून ब्रश रखने के लिए बैग से बाहर जेबें रखनी चाहिए। अब बैग के लिए जो बैग टेक्निक है, इस बैग टेक्निक के लिए जो महत्वपूर्ण बातें हैं, उस महत्वपूर्ण बातें में सबसे पहला है कि बैग टेक्निक जो है आपको क्या होनी चाहिए, चमड़े, कैनवास या हल्की धातु का बनना चाहिए, महत्वपूर्ण बातें हैं। दूसरा बातें है कि बैग टेक्निक जो है, बैग टेक्निक में बैग जो है बहुत हल्की होनी चाहिए, जिससे ज़्यादा देर तक रखने में या कंधे पर लटकाने में दिक्कत ना हो, ठीक है, आसानी हो। तीसरा पॉइंट महत्वपूर्ण है कि बैग के अंदर रखा हुआ सामान आपको जीवाणु मुक्त तो होना ही चाहिए, साथ में बैग के बाहर जो है पैकेट, जेब होनी चाहिए, जिस पैकेट में आप नोटबुक रखते हैं, फीता रखते हैं, प्लास्टिक शीट रखते हैं, तौलिया रखते हैं, साबुनदानी रखते हैं, ठीक है, नाखून ब्रश रखते हैं, और यह सब क्या करता है, यह सब पैकेट के बाहर होता है, जो कि देख सकते हैं यही पैकेट है, यह भी पैकेट है और इधर भी पैकेट है। इस पैकेट समय जो है सामान सब रखा होता है और इसका उपयोग जो है किया जाता है बैग टेक्निक में, ठीक है। तो ये हो गया महत्वपूर्ण बात है, 3 पॉइंट मैंने बता दिया। अब देखिए बैग टेक्निक का उपयोग क्या है, यूज ऑफ बैग टेक्निक, ठीक है, चलिए देखते हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य नर्स द्वारा बैग का उपयोग अनेक घरों में करना पड़ता है, अतः यथासंभव इसे साफ रखने का प्रयत्न करना चाहिए। सबसे पहला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि जो बैग टेक्निक होता है, होम विजिट करते समय अनेकों घर में इसका ज़रूरी पड़ सकता है, अनेकों घर में इसको खोलना पड़ता है, तो इसे यथासंभव साफ रखने का प्रयत्न करनी चाहिए, ठीक है। सर्वप्रथम बैग टेक्निक का हम लोग उपयोग कैसे करेंगे, देख लीजिए। सर्वप्रथम अखबार या प्लास्टिक की शीट को साफ तथा समतल जगह पर फैला दें। अब जो आप अखबार रखे हैं, ठीक है ना, या जो प्लास्टिक रखे हैं बैग के बाहर वाला पैकेट में, तो उसको निकालें और समतल जगह जहां हो वहां पे आप उसे क्या करें, फैला लेना चाहिए, ठीक है। किसी परिवार में आप जाते हैं ट्रीटमेंट देने, तो बैग को क्या करेंगे, बैग को रखेंगे साफ जगह पर और वहाँ क्या करेंगे कि जो बाहर वाला पैकेट में जहाँ अखबार या प्लास्टिक शीट रखा है उसको निकाल लेंगे और उस पर जो है हम अपना एक साइड बैग रख देंगे, ठीक है। आगे इसी में पॉइंट है, अखबार को चारों भागों में अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। अब मानिए यह जो है अखबार या प्लास्टिक शीट हम समतल पर बिछा दिए हैं, तो एक भाग ए हो जाएगा, एक भाग ए हो जाएगा, एक भाग ए हो जाएगा और एक भाग ए हो जाएगा, यानी हम चारों भाग को जो है अलग अलग चीज़ों के लिए इस्तेमाल करनी चाहिए। इस भाग के लिए अलग, इस भाग के लिए अलग, इसके लिए अलग, इसके लिए अलग, ठीक है। चलिए, एक हिस्से में बैग को रखना चाहिए। अब एक हिस्से में हम क्या करेंगे, बैग को रख देंगे इसी प्लास्टिक पर। दूसरे हिस्से में साबुनदानी को रखेंगे, तौलियों को रखेंगे, पेन, डायरी आदि चीज़ों को रखनी चाहिए, ठीक है। एक हिस्से में तो बैग आ जाएगा, दूसरे हिस्से में साबुनदानी होगा, तौलिया होगा, पेन होगा और डायरी होगा, ठीक है। तीसरे हिस्से में नर्सिंग सेवा में उपयोग वाली कीटाणु मुक्त उपकरण निकाल कर रखने चाहिए। अब जो दो हिस्सा तो हो गया ब्लॉक, और तीसरा हिस्सा जो होगा उस पर वे सारे सामान को निकाल कर रखेंगे जो हमें नर्सिंग सेवा में उपयोग में लाना है, ठीक है। तो इसको उपयोग लाकर एक सिरे पर रख देंगे, ठीक है, जो बिल्कुल साफ होगा। तथा चौथे भाग में उपयोग हुए उपकरण व वस्तुओं को रखना चाहिए। और जो हमारा चौथा हिस्सा बच गया, उस चौथे हिस्से में हम जो उपयोग कर के जो सामान आ रहा है उस उपयोग वाले सामान को रखेंगे। तो फर्स्ट में क्या रखेंगे, बैग। सेकंड में जो है साबुनदानी, डायरी, पेन और तौलिया रखेंगे, ठीक है, दूसरे हिस्से में। इस तीसरे हिस्से में जो है हम लोग क्या रखेंगे कि जो नर्सिंग सेवा के लिए जो कीटाणु मुक्त सामान है, फ्रेश सामान है, उसको रखेंगे जिसको उपयोग करना है। और चौथा में अब जो उपयोग कर लिए हैं तो उस उपयोग के बाद चौथे स्थान पर जो रखेंगे वह उपयोग होने के बाद वाले वस्तु रखेंगे, ठीक है। तो ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आप लोग देखिएगा यहाँ पे, बैग खोलने से पहले बैग के बाहरी जेब में रखे हुए साबुन से हाथों को अच्छी तरह से धोना चाहिए।
अब जो बैग के बाहरी पैकेट में हम साबुन रखे हैं, साबुन से बैग को अच्छे से खोलने से पहले साबुन से हम अच्छी से हाथ धो लेंगे, ठीक है, क्योंकि हम बाहर से आए हैं तो हमारा हाथ कैसा है कैसा नहीं, और अगर उससे हम सामान निकालने लगेंगे तो सामान पर जो है संक्रमित हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, बैग से आवश्यक वस्तुओं को भी बाहर निकालना चाहिए। जो बैग है, इस बैग से सभी वस्तुओं को जो है बाहर, आवश्यक जो वस्तु है उसी को बाहर निकालनी चाहिए, ठीक है। चौथा है, आवश्यक नर्सिंग सेवा के बाद उपयोग किए हुए उपकरणों को धोकर बैग में रखना चाहिए, अगर संभव है तो उन्हें उबाल कर रखना चाहिए। अब जो भी उपकरण को इस्तेमाल कर लिए हैं तो ऐसा नहीं है कि हम फेंक देंगे, उसको अच्छी तरीक़ा से धो लेंगे, और अगर आपके पास से साधन हो जा रहा है, संभव हो जा रहा है, तो आप उसे उबाल कर रखिए, क्योंकि उबालने पर पूर्णतः हुआ कीटाणु मुक्त हो जाता है, ठीक है। एंड पाँचवा में है, गंदी ड्रेसिंग हो तो उसे जला दे। अगर आप ड्रेसिंग वाला काम किए हैं, घाव वगैरह है पेशेंट को, तो उसके लिए आप क्या करें, उस ड्रेसिंग वाले को जला दें। तो यह बैग टेक्निक में देखिए छठा पॉइंट है, उपयोग किए गए अखबार को मोड़कर बैग के बाहरी पैकेट में रखना चाहिए। अब जो भी प्लास्टिक हो या बैग हो जिसको आप नीचे बिछाए थे, उसको उपयोग के बाद फिर से जो है मोड़कर बैग में जो है आप क्या करेंगे, बैग के बाहरी पैकेट में रख लेंगे। अब नहीं रखेंगे तो आप जो है 10 परिवार के बीच जाएंगे तो आपको 10 अखबार या 10 प्लास्टिक सीट का आवश्यकता पड़ जाएगा, सब में लाना पड़ेगा। तो इसलिए एक ही प्लास्टिक का, एक ही जो है पेपर का हम उपयोग जो है मोड़ कर करते हैं अलग अलग परिवारों के बीच, ठीक है। तो यह बैग टेक्निक का उपयोग करने का जो है आपके महत्वपूर्ण दिशा निर्देश है, जिसको मैंने यहाँ पे बता दिया, और इसी प्रकार से आपका बैग टेक्निक भी समाप्त हो गया, ठीक है। तो पर्यावरणीय स्वच्छता के बारे में लिखना है। अब आपसे भी इन्वायरमेंट हाइजीन के बारे में 5 नंबर में पूछा जा सकता है शॉर्ट प्रश्न में। तो इन्वायरमेंट हाइजीन को कैसे जो है हम लोग जानेंगे, कहता है किसी भी विकार के होने में 3 कारक महत्वपूर्ण है। माय डियर, किसी भी समस्या बीमारी के होने के लिए 3 चीज़ महत्वपूर्ण होता है। एक होता है एजेंट, एक होता है होस्ट, और एक होता है आपका इन्वायरमेंट। ये 3 चीज़ आपके बीमारी को लिए सबसे ज़्यादा उत्तरदायी होता है। इस तीनों में से अगर कोई भी चीज़ एक अनुपस्थित हो जाएगा, मतलब नहीं रहेगा, तो व्यक्ति बीमार होगा ही नहीं। तो जो भी व्यक्ति बीमार होता है, संक्रमण होता है, तो उसमें एजेंट, होस्ट और इन्वायरमेंट तीनों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है, समझ गए। तो यही है, कोई भी विकार होता है 3 कारक महत्वपूर्ण होते हैं। 3 कारक आप लोग को एपिडेमियोलॉजी के त्रिक नियम में पढ़ाए थे कि यही 3 होता है जिसके द्वारा व्यक्ति के अंदर रोग प्रवेश करता है, समझ गए। ये 3 में से अगर कोई भी अनुपस्थित होता है तो बीमारी व्यक्ति में नहीं होता है, और यही 3 होस्ट जो है एपिडेमियोलॉजी के त्रिक कहलाता है, समझ गए। तो यही चीज़ होता है, वो तो पढ़ा चुके हैं। उदाहरण के तौर पर यदि वातावरण अस्वच्छ है, मतलब गंदा है, तो उसमें मच्छर होंगे, मक्खी इत्यादि प्रसार बढ़ता है, वह रोग होने की रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। अब ये तीनों उपस्थित रहता है तो रोग होता है। रोग कैसे होता है, अगर इन्वायरमेंट मानिए गड़बड़ है, गंदा है, तो इन्वायरमेंट आपके आसपास के पर्यावरण अगर गंदा है तो उसमें बहुत सारे मच्छर मक्खी होंगे जो आपके भोजन जल के माध्यम से आपके शरीर में प्रवेश करेंगे, काटेंगे मच्छर, समझ गए। मक्खी होगा तो वह आपके गंदे जल से या गंदे चीज़ों को लेकर आपके भोजन पर बैठेगा और वो आप निगलेंगे, निवाला लेंगे, तो उससे संक्रमण होता है। तो यही जो है उदाहरण के तौर पर आप समझ सकते हैं, समझ गए। इसको अच्छे से आप समझिए। परिभाषा के तौर पे पर्यावरणीय स्वच्छता शरीर विज्ञान की एक सहायक शाखा है जो मानव शरीर के पर्यावरण और उसके प्रदूषण तत्वों के प्रति प्रतिक्रिया के बारे में बताती है, समझ गए। पर्यावरणीय स्वच्छता हेतु आवश्यक बातें देखिए। पर्यावरणीय स्वच्छता क्या है? पर्यावरणीय स्वच्छता जो होता है कि यह हमें जो है एक प्रकार से हमारा जो है विज्ञान का ही शाखा है। इन्वायरमेंट हाइजीन एक अलग जो है, आप लोग को इसमें इन्वायरमेंट हाइजीन क्यों पढ़ाया जाता है? पर्यावरणीय स्वच्छता इसका एक पार्ट ही बांट दिया गया है, इसीलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप अपने आसपास के पर्यावरण के बारे में जान सके कि पर्यावरण के दूषित होने से क्या होगा, पर्यावरण को साफ रखने से क्या होगा। इसीलिए चूँकि हम लोग जानते हैं कि कोई भी बीमारी उत्पन्न होगा उसमें 3 फैक्टर में एक फैक्टर पर्यावरण का भी होता है। तो पर्यावरण साफ रखिएगा तो बेहतर रहेगा, स्वच्छ रखिएगा तो जीवन भी, स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा। अगर पर्यावरण गड़बड़ होगा, गंदा होगा, दूषित होगा, और चूँकि इसी पर्यावरण में ध्वनि प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है, समझ गए ना। तो इन सब चीज़ों पर कंट्रोल अगर नहीं रहेगा तो बीमारी के अनेकों कारण होंगे, और आजकल वही चल रहा है, बहुत सारे बीमारी लोगों में फैलते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं पर्यावरण दूषित होने से, गंदा होने से ही आजकल लोगों में बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, समझ रहे हैं चीज़ों को। तो यही चीज़ें हैं। पर्यावरण स्वच्छता का मतलब होता है
कि यह एक विज्ञान की शाखा है जो मानव शरीर के पर्यावरण, समझ गए ना, जो मानव के आसपास के पर्यावरण व उसके प्रदूषण के प्रति प्रदूषक तत्व जो है, जिसके द्वारा प्रदूषण वातावरण में होता हो, उसके क्या प्रतिक्रिया है, क्या रिएक्शन होते हैं, उसके बारे में यह इन्वायरमेंट बताता है। इन्वायरमेंट समझ गए, पर्यावरण। अब ये पर्यावरण से संबंधित कुछ बातें हैं स्वच्छता के लिए जिसको हमको ध्यान रखना चाहिए, जिससे हमारा पर्यावरण स्वच्छ रहेगा। तो चलिए कुछ बातें को हम लोग ध्यान में रखेंगे, आप लोग भी रखिएगा। रोग से बचाव हेतु पर्यावरणीय स्वच्छता बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इसके कुछ प्रमुख बिंदु है। अब आपको पर्यावरण स्वच्छता इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह आपके सीधा सीधा जीवन पर प्रहार करता है, सीधा सीधा आपके लाइफ पर इफ़ेक्ट डालेगा। तो ऐसे में पर्यावरण स्वच्छता बीमारी से बचाव के लिए, रोकथाम के लिए जो है प्रमुख कुछ बातें को आपको ध्यान में रखना चाहिए, जिसके द्वारा आप पर्यावरणीय स्वच्छता अच्छे से रख सकते हैं। जैसे समुदाय में पर्याप्त, चूँकि हम लोग कम्युनिटी हेल्थ पढ़ रहे हैं तो समुदाय की ही बात करेंगे। समुदाय में पर्याप्त संख्या में शौचालय का निर्माण कर उपयोग करना चाहिए ताकि ओपन डिफेक्शन प्रैक्टिस में कमी हो। ओपन डिफेक्शन के मतलब खुले मैदानों में मल जो त्यागता है लोग, जैसे खेत उत में, रोड के साइड में, उन सभी में कमी आए। जब इसमें कमी आएगा तो संक्रमण आपके आसपास पर्यावरण में कम होंगे। तो उसके लिए हम लोग शौचालय का निर्माण और उसका उपयोग करना चाहिए, पहला पॉइंट। ओके, आगे है ग्रामीण समुदाय, मतलब गांव के इलाके में, कच्ची बस्तियों में, समझ गए, कच्ची बस्तियों में ओपन डिफेक्शन से मना करे व उसके दुष्परिणाम बताए। अब खास कर देखा जाता है कि गांव के एरिए में, समझ गए, या जहां पे कच्ची बस्ती होते हैं, शहर में भी देखते होइएगा जहां पे झुंड के झुंड लोग रहते हैं झोंपड़ियों बनाकर, तो उधर देखिएगा बहुत ज़्यादा गंदगी रोड के साइड में ही मल मूत्र त्यागते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उनको तो पता नहीं रहता है कि शौचालय में जाने से क्या फ़ायदे होंगे और शौचालय में नहीं जाने से, खुला मैदान में मल त्यागने से क्या दुष्परिणाम होंगे। तो इन सब चीज़ों को उनको बताना चाहिए गांव में, कच्ची बस्तियों में, ताकि खुले जगहों पर मल त्यागने से बचे, समझ गए, जिससे पर्यावरण हमारा स्वच्छ रहेगा। यदि शौचालय उपलब्ध नहीं है तो लोगों को जल स्रोतों के पास, आवास के पास, खेल के मैदान में मल त्याग न करने हेतु कहे। मान गए अब सब लोग के पास, गांव में या गरीब लोगों के पास जो झुग्गी में रहते हैं शहरों में, उनके पास हो सकता है शौचालय की व्यवस्था न हो, तो उनको ये चीज़ बताना चाहिए कि ठीक है, आपके पास अगर शौचालय नहीं है तो एट ए टाइम तो बन नहीं सकता है, तो जब तक आप बाहर मल त्यागते हैं तो उसमें ये चीज़ को ध्यान रखिए कि जहाँ घर हो, जहाँ आवास हो किसी का, जहाँ पानी का कोई स्रोत हो, समझ गए, खेल के मैदान हो, मतलब वहाँ आप ना करें जहाँ पे व्यक्तियों का आवाजाही लगा रहता है, आना जाना लगा रहता है, वहाँ पे उस आसपास मल त्याग ना करें, उससे दूर मल त्यागे, समझ गए, जिससे उस आसपास के वातावरण पर इफ़ेक्ट कम होगा, समझ गए ना। तो ये चीज़ें का करना चाहिए। बच्चे को शौच के बाद सही प्रकार से हाथ धोनी चाहिए। पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए शौच जब बच्चा करे तो उसको अच्छे से हाथ को धोनी चाहिए। शौचालय जो सार्वजनिक हो कि नियमित रूप से साफ सफाई की जानी चाहिए, समझ गए। जानवरों के मल को भी घरों तथा पानी के स्रोतों से दूर रखें। अब मल हो या आदमी का मल हो या जानवर का मल हो, समझ गए, उसको क्या करना चाहिए, घरों से दूर ही रखना चाहिए, और पानी जहाँ हो आसपास उसके स्रोतों से भी दूर रखें, क्योंकि रिसाव होकर अंदर जाएगा और वही पानी आप लोग पीजिएगा, समझ गए ना। पशुओं के मल निस्तारण हेतु बायोगैस संयंत्र व खाद गड्ढों का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप लोग देखते होइएगा पहले कुछ समय पहले जो है एक ऐसा गोला सा बना रहता था और इसमें गोबर उबर जो है, जो भी मल आता था बैल भैंस का, उसको इसमें डाल दिया जाता था। यह जो है गोबर गैस संयंत्र का काम करता था, जिससे संक्रमण भी कम होता था और इसका उपयोग भी कर लिया जाता था, समझ गए ना। उसके बाद है घरों का कचरा सड़कों पर फेंकने के बजाय उसे एकत्रित कर उन्हें उचित जगहों पर डालें, समझ गए ना। अब कचरा देखते होइएगा लोग क्या करते हैं, इधर उधर फेंक देते हैं, पानी खाली किए इधर उधर फेंक दिए, तो नहीं, इन सब चीज़ों से बचना चाहिए। और कचरा होता है तो एक जगह कलेक्ट कीजिए और
कचरा वाला आता है उसको दे दीजिए डस्टबिन में, या फिर उसको सही जगह पर डिस्पोज करना चाहिए, समझ गए। दुकानों के बाहर दुकानदार कूड़े के डिब्बों को कचरा ना डाले। अब मान गए दुकानदार है तो दुकानदार को भी अपने इन्वायरमेंट को बचाने के लिए जो है काम करना चाहिए। अपने दुकान के बाहर जो सीधे डब्बे उब्बे हो या कोई चीज़ फेंक देते हैं, समझ गए, उनको ये सब चीज़ को नहीं फेंकना चाहिए, और जो भी कचरा हो उसको सही जगह पर रखना चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर गंदगी न फैलाए कर डस्टबिन का प्रयोग करें व वातावरण को साफ रखा जाए। अगर सार्वजनिक जगह जो बहुत सारे लोगों का आवाजाही जहाँ पे रहता है, जैसे हवाई अड्डे, रेलवे स्टेशन, सिनेमा हॉल, ये सब सार्वजनिक जगह होता है, तो इन सब जगहों पर जो है क्या करना चाहिए, डस्टबिन है उसका प्रयोग करना चाहिए और इधर उधर कोई भी गंदगी नहीं फैलाना चाहिए, समझ गए। ये हो गया। और साथ में चाहें तो और सारे पर्यावरण स्वच्छता के लिए और सारे चीज़ों को लिख सकते हैं, समझ गए। और सारे चीज़ को, जैसे फालतू के चीज़ों को आवासीय क्षेत्र में नहीं जलाना चाहिए, समझ गए। बैल भैंसी का मृत जो शरीर होता है उसको जो है इधर उधर नहीं जो है डालना चाहिए, गड्ढे में डालना चाहिए, समझ गए। तमाम चीज़ें आप लिख सकते हैं जिससे पर्यावरण प्रदूषण के एक तौर पे आप शिक्षा के नाम पर लिखिए कि क्या नहीं करना चाहिए, लोगों में क्या जो है हम संदेश देंगे पर्यावरण के स्वच्छता के लिए, तो उसी चीज़ को लिखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे इतना सारा चीज़ बता दिए, और सारे चीज़ आपको लिखना है, लिखिएगा, जैसे समझ गए ना। तो ये सारे चीज़ होता है, तो ये सारे चीज़ होता है, ध्यान रखना चाहिए, ओके। तो ये सारी चीज़ें हैं, बाकी आप लोग खुद समझदार है कि पर्यावरण को स्वच्छता बनाए रखने के लिए और क्या क्या चीज़ को जो है हम शामिल करेंगे, समझ गए। जैसे होता है कभी कहीं देखते होइएगा कि कोई जानवर मर गया और सीधा उसको रोड के साइड में फेंक देता है गड्ढे में, तो उससे क्या होता है, वायु प्रदूषण होगा, समझ गए, कि सूक्ष्म जीव वातावरण में फैलेगा और बीमारी उत्पन्न करेगा। तो वैसे उसका भी जो है हम लोग शिक्षा देंगे, वैसा नहीं करना चाहिए, समझ गए ना। तो ये तमाम सारे चीज़ें हैं जिसको आप लिखिएगा, समझ गए। यहाँ पे इंग्लिश दिया गया है पर्यावरण स्वच्छता का, आप लोग इसको अच्छे से लिखिएगा, समझ गए। पर्यावरण स्वच्छता का में एनवायरनमेंट हाइजीन का मतलब ही होता है कि पर्यावरण एकदम साफ़ और स्वच्छ हो, समझ गए। अब इस साफ़ और स्वच्छ के लिए आप जो हमारे स्वास्थ्य के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, क्यों, क्योंकि जो रोग उत्पन्न होने वाला जो 3 कारक होता है, 3 फैक्टर होता है, उसमें एक पर्यावरण भी होता है। और यह पर्यावरण अगर स्वच्छ होगा तो हमारा जीवन भी स्वच्छ होगा, समझ गए, हमारा लाइफ भी अच्छा होगा। अगर पर्यावरण गंदा होगा तो बहुत सारे रोग होने लगेंगे। तो यही जो है पर्यावरण स्वच्छता होता है, ओके। अब ये पर्यावरण स्वच्छता को बनाए रखने के लिए क्या क्या चीज़ आप लिखेंगे, पॉइंट में 15-20 पॉइंट जितना भी सोच सकते हैं लिख सकते हैं, समझ गए। तो ये हो गया आपके इंग्लिश, ऊपर में मैंने दे दिया है, अब आप लोग यहाँ पे कीजिएगा। अब एक प्रश्न और आता है यहाँ पे, क्या प्रश्न आता है आपसे एग्जाम में पूछेगा कि वैक्सीन प्रिवेंटिव डिजीज कौन सा है बताइए, समझ गए। इम्यूनाइजेशन शेड्यूल तो हम लोग आगे पढ़ा ही देंगे, बाकी आपसे एग्ज़ाम में पूछेगा कि वैक्सीन प्रिवेंटिव जो है डिजीज कौन सा है, मतलब प्रिवेंटिव मतलब होता है रोकथाम बचाव वाला, समझ गए। तो डिजीज मतलब वैक्सीन के द्वारा कौन सा रोग है जिसको रोकथाम किया जा सकता है, साथ में उसका सूची भी बनाना है कि कौन कौन से रोग है जो वैक्सीन के द्वारा रोकथाम किया जाता है, तो उसका सूची भी बनाना है, समझ गए। आपसे भी एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है, इसी को हिंदी में हम लोग टीका निरोध बीमारी कहते हैं, मतलब टीका के द्वारा उससे जो है निरोध किया जाता है, वैसे बीमारी को उसका सूची भी जो है लिखना है। तो चलिए हम लोग ज़रूर लिखेंगे, समझ गए। चलिए देखिए यहाँ पे कहता है टीका निरोध बीमारी वैक्सीन प्रिवेंटिव जो है डिजीज, ऐसी सभी संक्रामक एवं असंक्रामक बीमारियाँ जिनको वैक्सीन एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा प्रतिरोधकता इम्यूनिटी उत्पन्न कर इन रोगों को होने या फैलने से रोका जा सकता है, ऐसी बीमारियों को वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारी कहा जाता है, जैसे पोलियो, BCG। वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज का मतलब होता है टीका निरोध बीमारी। टीका निरोध बीमारी का मतलब होता है कि हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि संक्रामक बीमारी, समझ गए, हमसे ये नहीं पूछ रहा है कि संक्रामक बीमारी या असंक्रामक बीमारी, हमसे ये पूछ रहा है कि कौन कौन सा ऐसा बीमारी है जो टीका के द्वारा वैक्सीन देकर रोकथाम किया जा सकता है, समझ गए। तो इसमें संक्रामक बीमारी भी आ जाएगा और असंक्रामक बीमारी भी आ जाएगा, समझ गए ना। तो दोनों बीमारी आ जाएगा, चूँकि दोनों बीमारी के लिए कहीं ना कहीं वैक्सीन बना है और जो वैक्सीन से रोकथाम कर सकते हैं वो सारे बीमारी को हमको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन ही है कि वैक्सीन के द्वारा
प्रिवेंटेल मतलब रोकथाम वाला कौन कौन सा बीमारी है जिसके द्वारा वैक्सीन से रोकथाम कर सकते हैं, उस सब का सूची बनाना है। समझ गए। तो ऐसी सभी संक्रामक और असंक्रामक बीमारी जो वैक्सीन के द्वारा, वैक्सीन लगा के, समझ गए, टीका के द्वारा बॉडी में इम्यूनिटी जो है उत्पन्न करके इन रोगों से रोका जाता है फैलने से और रोगों को होने से, यही भी जो है बीमारी को वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारियां कहा जाता है। समझ गए। अब कोई भी वैक्सीन जो दिया जाता है टीका, तो वह क्या करता है, उस बीमारी के लिए इम्यूनिटी तैयार करता है बॉडी में। समझ गए। जो उस बीमारी के लक्षण होने पर उसे ख़त्म करता है, नष्ट करता है वैक्सीन, जब इम्यूनिटी उत्पन्न होता है। तो वैक्सीन का काम ही होता है बॉडी में जाकर इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाएगा, इम्यूनिटी को तैयार करता है उस बीमारी के लिए जो बीमारी का वैक्सीन लगा है। समझ गए ना। तो यही चीज़ें होता है। समझ गए कि प्रिवेंटिव डिजीज, वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारी वह बीमारी है जिसमें संक्रामक और असंक्रामक सभी प्रकार के बीमारियों के लिए वैक्सीन को लगाया जाता है और लगाकर इम्यूनिटी उत्पन्न किया जाता है, और यह इम्यूनिटी बॉडी में क्या करता है कि उस बीमारियों के प्रति जो है लड़ता है और रोगों को फैलने से और रोकथाम करता है। समझ गए। और यही जो है वैक्सीन प्रिवेंटेबल बीमारी कहा जाता है। पोलियो जैसे हो गया आपका पोलियो, BCG, इसका भी वैक्सीन दिया जाता है। समझ गए। अब हम लोग को इसका सूची बनाना है। यहाँ पे तो इंग्लिश दे दिए हैं, अब हमको सूची बनाना है कि भाई मेरे कौन कौन सा ऐसा रोग है जिसको जो है वैक्सीन के द्वारा रोकथाम किया जा सकता है, उसका सूची बनाना है। आपसे भी पूछा जा सकता है। समझ गए। पहला है BCG, टीबी के लिए बच्चा में दिया जाता है। डिप्थीरिया जिसमें DPT होता है। समझ गए। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस नीचा होगा, पता चल जाएगा। ये भी तीनों बीमारी है। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप B, इसके लिए भी वैक्सीन लगता है। समझ गए। मिजल्स, खसरा, MMR का टीका पता है ना, मम्स, मिजल्स, रूबेला, तीनों के लिए। तो मिजल्स हो गया। समझ गए। याद रखिएगा, देखिए 6 तो ऐसे ही याद हो जाएगा। DPT, MMR 6 तो ऐसे ही हो गया। डिप्थीरिया पर्टुसिस टिटनेस, मम्स, मिजल्स, रूबेला 6 तो ऐसे ही याद हो गया। एक होता है आपका IPV पता है, इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन। एक होता है OPV पता है, ओरल पोलियो वैक्सीन। समझ गए ना। HCV होता हेपेटाइटिस के लिए होता है। समझ गए। तो ये सब जो है आपकी बीमारी है और इसके लिए वैक्सीन तैयार है। समझ गए। मम्स हो गया, उसके बाद इन्फ्लुएंजा हो गया। इन्फ्लुएंजा सीजनली होता है जिसको हम लोग फ्लू भी कहते हैं, H1N1 वायरस से होता है। समझ गए। हर्पीज जोस्टर, समझ गए, हर्पीज जोस्टर। उसके बाद है मेनिंजोसिल डिजीज। समझ गए। मेनिंजोकोकल डिजीज होता है, रोटा वायरस होता है, टिटनेस होता है, पोलियो होता है, हेपेटाइटिस A होता है। ये सब रोग संक्रामक और असंक्रामक हो सकते हैं, लेकिन वैक्सीन सबके लिए है। हेपेटाइटिस B, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वेरिसोला, चिकन बैक्स के लिए वेरिसोला जोस्टर, रूबेला, न्यूमोनोकोकल डिजीज, कोविड-19 भी एक जुड़ गया है। समझ गए। तो ये आपके कुछ बीमारी के नाम दिए गए हैं, 12, 10, 15। इसका नाम अच्छे से तैयार रखिएगा दिमाग में, तो आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। अगर पूछेगा कि भाई टीका निरोध बीमारी के बारे में बताइए, सूची बनाइए, तो लिख दीजिएगा सूची में। ठीक है। BCG, डिप्थीरिया पर्टुसिस, इन्फ्लुएंजा टाइप B, समझ गए, मिजल्स, मम्प्स, इन्फ्लुएंजा, H1N1, हर्पी जोस्टर, मेनिंगोकोकल डिजीज, रोटा वायरस, टिटनेस, पोलियो, हेपेटाइटिस A, हेपेटाइटिस B, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वेरिसेला जोस्टर, रूबेला, न्यूमोनोकोकल डिजीज और जो है कोविड-19। ये सब याद रखिएगा। ओके। अब आता है एक और ज़बरदस्त प्रश्न आपके सामने में आता है। प्रश्न है TB एंड इट्स प्रिवेंटिव, मतलब TB और उसके बचाव। TB क्या होता है और उसको बचाव कैसे करेंगे। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता देता हूँ। यहाँ पे TB और उसका बचाव है। आपसे एग्ज़ाम में एड्स, समझ गए, एग्ज़ाम में आपको एड्स और इसके बचाव के बारे में भी पूछ सकता है। समझ गए। हो सकता है आपको जो है और भी कुछ संक्रामक बीमारी है जिसके बारे में जो है वह होता क्या और उसका क्या बचाव करेंगे, ये सब जो है। तो बचाव में देखिए, बचाव में स्वास्थ्य शिक्षा भी लिखना है कि क्या क्या बातों को जो है हम बताएंगे रोगियों के लिए। उसमें अगर मान गए कोई वैक्सीन संभव है तो वैक्सीन के नाम भी लिखेंगे। समझ गए। और जो है संक्रामक बीमारी होगा तो स्वच्छता के बारे में भी ज़रूर लिखिएगा आप लोग। समझ गए ना। और यही सब जो है रोकथाम करने का उपाय होता है, बाकी यही है। समझ गए। चलिए
संक्रामक बीमारी होगा तो मास्क भी ज़रूर लगाएगा। तो ये सारी चीज़ को लिखना है रोकथाम में। देखिए टीबी क्या होता है, तो टीबी को हम लोग क्षय रोग कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, समझ गए, ट्यूबरक्लोसिस भी कहते हैं इंग्लिश में। क्षय रोग माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होता है, सबसे पहले तो ये याद रखना है, समझ गए। क्षय रोग जो है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक जीवाणु से होता है, पहले ये याद रखिए, समझ गए। इसके द्वारा उत्पन्न होता है। ये रोग मुख्यतः फेफड़ों को प्रभावित करता है। अब जैसे ही टीबी होता है तो किसी व्यक्ति के फेफड़ा में ही इन्फेक्शन होता है, समझ गए। और जब फेफड़ा में इन्फेक्शन होगा तो व्यक्ति को जो है क्या होगा, खांसी होगा, समझ गए, सांस लेने में समस्या होने लगेगा पेशेंट को, समझ गए। ब्लड में ऑक्सीजन कम जाएगा तो शरीर पीला होने लगेगा। तो तमाम ऐसे टीबी में होने लगता है, समझ गए। तो ये चीज़ समझ गए। यह जो है यह कहाँ कहाँ हो सकता है टीबी फैलने से, तो टीबी फैलने से आपके आंत में भी टीबी हो सकते हैं। जो मस्तिष्क को जो आवरण है मेनिनजिस, उसमें भी टीबी हो सकता है। हड्डियों में हो सकता है, ज्वाइंट में हो सकता है, लसिका ग्रंथ लिम्फ नोड्स में भी हो सकता है, त्वचा में भी जो है टीबी हो सकता है। शरीर के अन्य ऊतकों को भी यह प्रभावित कर सकता है, यह ऊतक, यह जो है टीबी। तो टीबी अन्य देखते हुए किसी को कहता है ब्रेन टीबी हो गया है, समझ गए। फेफड़ा के तो होबे करता है, कभी कभी सुनिएगा कि ब्रेन टीबी हो गया है, समझ गए, आंतों में टीबी पकड़ लिया है, ऐसा सुनते हैं ना। त्वचा स्किन टीबी हो गया है। तो ये सब चीज़ें होते हैं यहाँ पे भी जो है आपके टीबी। ओके, मनुष्य को सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो इनमें टीबी होता है वह ट्यूबरक्लोसिस पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस ही होता है, फेफड़ा वाला ही होता है। फेफड़ा वाला बहुत ज़्यादा कॉमन होता है, लोगों में बहुत ज़्यादा होता है, समझ गए। अब ये फैलता कैसे है, टीबी के बारे में जान गए, कहाँ कहाँ हो सकता है, सबसे ज़्यादा कौन होता है जान गए। अब इस चीज़ को जानिए कि यह फैलता कैसे है व्यक्तियों में। तो देखिए क्षय रोग मुख्य रूप से ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा फैलता है। अब ये ड्रॉपलेट संक्रमण, बिंदुक संक्रमण क्या होता है, तो बिंदु संक्रमण वह संक्रमण होता है जो खांसने से, छींकने से, थूकने से, तेज बोलने से होता है। अब जैसे व्यक्ति खांसेगा, छींकेगा, थूकेगा, तेज बोलेगा तो उसके मुँह से जो है छींटा निकलेगा, लार के रूप में जो थूक होता है उसको जो है छींटा निकलेगा, उसमें से निकल भी जाता होगा सामने किसी को देखते हुएगा तो उसके निकले जो छींटा होता है उसमें माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के एक जीवाणु होता है। और वह एक नॉर्मल व्यक्ति में अगर प्रवेश कर जाएगा, अंतः श्वसन मतलब श्वसन कर लिया जाएगा, चूँकि कोई व्यक्ति सामने है और सामने से खांसेगा, छींकेगा, बोलेगा कस के तो छींटा आएगा और उसको एक नॉर्मल व्यक्ति ग्रहण कर लेगा तो वह क्या हो जाएगा, वह भी संक्रमित हो जाता है, समझ गए। जैसे मानिए इधर कोई व्यक्ति है, समझ गए, ए व्यक्ति है, ए बोला, समझ गए, ए बोला, इसके मुंह से छींटा निकला थूक का कुछ भी चीज़ का, और इधर एक सिंपल व्यक्ति है इसके सामने खड़ा नॉर्मल। अब मान गए ये भी तो श्वसन कर ही रहा है तो ये इसके मुंह से जो छीका उका आया थूक का बोलने के समय तो यह ग्रहण कर लेगा श्वसन के माध्यम से, तो इसके अंदर भी जो है टीबी का बैक्टीरिया चल जाएगा, तो इसको भी अगर इम्यूनिटी सिस्टम कमज़ोर होगा तो इसको भी हो जाएगा, समझ गए, ये चीज़ें होता है। तो ड्रॉपलेट संक्रमण के द्वारा मुख्य रूप से ये होता है, समझ गए। तो ये चीज़ों को ध्यान में रखना है। क्षय रोग नियंत्रण व बचाव क्षय नियंत्रण का मूल सिद्धांत है। क्षय रोगियों का नियंत्रण और क्षय रोगियों का बचाव ही इसका मूल सिद्धांत होता है। तो इसका बचाव और नियंत्रण कैसे करते हैं चलिए हम लोग देखेंगे। सबसे पहले रोगी का पता लगाते हैं। रोगी का पता नहीं लगाएंगे तो संक्रमण और ज़्यादा फैलते जाएगा एक से दूसरे में। तो सबसे पहले रोकथाम में रोगी को पता लगाना होगा। तो क्षय रोग का नियंत्रण कार्यक्रम का पहला कदम समुदाय में सभी रोगियों को जल्दी पता लगाना है। अब क्षय रोग में क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम भी किया गया है, संशोधित तपेदिक राष्ट्रीय कार्यक्रम। तो इसके लिए इस कार्यक्रम में होता है कि सबसे पहले क्षय रोगियों को पता लगाया जाता है जल्दी से जल्दी कि कौन कौन रोगी किस समाज में, किस गांव में टीबी का है। उसके लिए बलगम का बैक्टीरियोलॉजिकल परीक्षण कराया जाता है, बलगम का टेस्ट, स्पुटम का, ओके। सीने का एक्सरे, ट्यूबरक्लोसिस का परीक्षण किया जाता है, ट्यूबरकल टेस्ट आदि विधियां के द्वारा जो है पता लगाया जाता है। टेस्ट होगा तभी ना पता लगेगा। तो ये सब टेस्ट करके इसे पता किया जाता है और जब पता हो जाएगा तो उसका इलाज चलेगा, तो संक्रमण जो है अन्य लोगों को कम होगा। ऐसे नहीं पता रहेगा तो सबसे मिलता जुलता रहेगा, सबको हो जाएगा, समझ गए।
कीमोथेरेपी पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस के लिए उपयुक्त इलाज है। पेशेंट को वही कीमोथेरेपी या इसी को जो है हम लोग डॉट्स के रूप में, तो ये कीमोथेरेपी इसका उपयुक्त इलाज होता है इसके लिए। ओके, बीसीजी का टीका बच्चे में ही दे दिया जाता है ताकि टीबी से बचा जाए, तो बीसीजी का टीका भी बचाव रोकथाम करता है। ओके, स्वास्थ्य शिक्षा समुदाय के लोगों में ट्यूबरक्लोसिस के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। लोगों में ट्यूबरक्लोसिस कैसे होता है, किन किन चीज़ों से होता है, कैसे रहने से होता है, इन सब के बारे में स्वास्थ्य शिक्षा देनी चाहिए ताकि लोग को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता हो और लोग ऐसे चीज़ों से बचे जिससे टीबी हो। ओके, डॉट्स थेरेपी जिसमें मरीजों को स्वास्थ्य कार्यकर्ता के देख रेख में दवाई दी जाती है। टीबी वाले पेशेंट के लिए डॉट्स थेरेपी होता है जो अपने नज़दीकी जो है पीएचसी पर, प्राइमरी हेल्थ केयर पर जाकर वहाँ पे जो है डायरेक्ट जो भी स्वास्थ्य कार्यकर्ता होती है उसके सामने यह दवाइयाँ दिया जाता है, समझ गए। इसीलिए इसे डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन भी कहा जाता है। मास्क लगाने रखना चाहिए हमेशा। ऐसा पेशेंट जिसको मान गए टीबी है तो उसको हमेशा मास्क लगा के रखना चाहिए बाहर जाएं तो, समझ गए। साफ़ सफाई की विशेष ध्यान रखनी चाहिए क्योंकि यह एक संक्रामक रोग है, गंदगी से भी फैल सकता है। अच्छे पोषण देनी चाहिए। अब जो टीबी वाला पेशेंट होता है उसको आप अच्छे से चाहते हैं कि इसका जीवन अच्छा हो, तो उसके लिए एक पोषण का भी बहुत ही ज़रूरी हो जाता है टीबी के कंडीशन में। तो ये सारे रोकथाम है और सारे चीज़ को अगर आपके अंदर दिमाग में आता हो आइडिया कि हम इन चीज़ों को करके टीबी को रोकथाम कर सकते हैं, तो और सारे चीज़ों को आगे लिखिएगा तो बेहतर ही होगा, कॉपी फुल होगा। बाकी मैं 5 नंबर में पूछेगा तो उसके लिए मैं इनफ यहाँ पर बता दिया हूँ, इतना काफ़ी है 5 नंबर के लिए, समझ गए। बाकी आप लोग अच्छे से इसको लिखिए, समझिए। क्षय रोग और उसको कैसे बचाव करना है मैंने आज यहाँ पे कंप्लीट कर दिया। यहाँ पे इंग्लिश भी दे रखा है, तो आप जो भी लोग हैं इंग्लिश वाले अपना इंग्लिश में भी इसको क्लियर कर सकते हैं। ओके, हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।